कहानियों के बाद मैं आपको वहीं पर मिलूंगा। तो ठीक बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम आयान है। ये कहानी मेरे दादा सुनाते थे। वो बताते हैं कि 1980 के दौर में मुंबई में महिम में एक पुराने चौल में रहता था। वो चौल जिंदगी के असल रंग दिखाता था। गरीबी, मुस्कुराहट, दोस्ती और एक दूसरे के दर्द को बांटने का एहसास। इस चौल में रहने वाले हर शख्स की अपनी एक अलग कहानी थी। लेकिन मेरी फूफो की कहानी कुछ अलग ही अंदाज में यादगार रह गई। मेरी फूफो, जिनको हम प्यार से अमीना कहते थे, वो अपनी खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर थी। उनके खुले बाल, हल्का फूलों जैसा परफ्यूम और उनका नाजुक अंदाज चौल के लोगों के दिलों पर राज करता था। अमीना अपनी जवानी के दिनों में एक बेहतरीन शख्सियत थी, समझदार, मेहरबान और दिल से सबके लिए खुली। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे वाकया होने लगे जिन्होंने उनकी रूहानी हालत पर सवाल उठा दिए। चौल की दहलीज से गुजरते वक्त हमेशा से ही एक अजीब सी खुशबू आती थी, जो शायद उनके परफ्यूम की निशानी थी। लेकिन रात के सन्नाटे में जब अंधेरा आपको पूरी गहराइयों में डुबा देता, उस वक्त कुछ लोग कहते थे कि उनके बालों की खुशबू में एक अजीब सा दर्द भी महसूस होता है। हालांकि पहले तो ये सिर्फ अफवाहों का सिलसिला था, मगर धीरे धीरे हालात कुछ ऐसे बदलने लगे कि इंसानों के दिलों में डर का साया जलने लगा। एक दिन की बात थी, जब मैं अपने घर के आंगन में खेल रहा था। तब मैंने सुना कि फूफो के कमरे से कुछ अजनबी आवाजें आ रही है। वो आवाजें बहुत तेज और ना ही बहुत हल्की थी, मगर उनमें एक उलझन थी, जैसे कोई अपने दर्द का इजहार कर रहा हो। शुरू में तो हम सबने सोचा कि शायद उनकी सेहत में कोई मसला है, लेकिन अमीना ने हमेशा मुस्कुराहट बनाए रखी थी। उनके दर्द को समझने के लिए घर वालों ने डॉक्टर को भी बुलाया, मगर सारी रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद उनकी शक्ल में एक अजीब सी उदासी और उलझन नजर आने लगी। उन दिनों पड़ोसी और चौल के लोग भी हैरान रहने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो कोई जहनी उलझन लग रही है, लेकिन धीरे धीरे बात कुछ ज्यादा ही अजीब हो गई। एक रात जब चांद की रोशनी धुंधली हो रही थी और हवा के ठंडे ठंडे झोंके चल रहे थे, उस वक्त अमीना के कमरे से आवाजें सुनाई थी जो दिल को छू जाती थी। लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद उन पर कोई ताकत हावी हो रही है। इस वाक्य ने चौल में एक बेचैनी और अफवाहों का सिलसिला शुरू कर दिया। घर में तमाम बुजुर्ग इस बात से परेशान थे। कुछ लोगों का मानना था कि यह सिर्फ जहनी दबाव का नतीजा है, जबकि कुछ लोग ये भी कहते थे कि इस्लाम में जिन्न और शैतान का जिक्र मिलता है। शायद अमीना पर भी कोई नजर पड़ गई है। एक शाम की बात है, जब सब लोग चबूतरे के चारों तरफ जमा हो रहे थे। उस वक्त मेरी दादी ने कहा कि बेटा, हम बुजुर्ग कहते हैं कि इंसान जब अपनी असल फितरत से हटकर कोई चीज के पीछे पड़ जाए तो उसके दिल पर असर हो जाता है। शायद अमीना पर किसी रूहानी ताकत ने कब्जा कर लिया है। दादी की बात सुनते ही सबके चेहरों पर परेशानी और घबराहट आ गई। मेरी माँ कहती थी कि हमें इन सब बातों से ज्यादा ईमान और दुआ की तरफ देखना चाहिए। हर मुश्किल घड़ी में अल्लाह का जिक्र ही सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन इस बेचैनी के दरमियान घर में एक उलझन और अंधेरों का साया छाने लगा। अमीना के कमरे से अभी भी वो अजीब आवाजें आती जो रात के सन्नाटे में गवाह बन जाती। उनकी नजर कभी कभी इतनी उदास हो जाती, उनको देखकर लगता जैसे कोई उनके दिल में समा चुका हो। खैर, जब ये हालात कुछ दिनों तक बरकरार रहे, तब जाकर घर के बड़ों ने फैसला किया कि मदद के लिए एक मकबूल इमाम से रुजू किया जाए। ठीक इसी के लिए इमाम साहिब, जो आसपास के इलाकों में कुरान की तिलावत के लिए मशहूर थे, उनको बुलाया गया। वो एक सजे हुए साफ शख्सियत के मालिक थे। उनकी निगाह में एक नरमी और सुकून था। इमाम साहब जब चौल में पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले अल्लाह का जिक्र किया और ठीक इसके बाद उन्होंने अमीना के कमरे में दखल दिया। उनके अंदर जाने से पहले घर में सबके अंदर एक अजीब सी घबराहट थी। इमाम साहिब ने अमीना को प्यार से संभाला और धीरे से उससे पूछा, बिस्मिल्लाह, क्या आप ठीक महसूस कर रही हैं? अमीना ने धीरे से सर हिलाया, मगर उनकी आंखों में अब भी वो पुरानी रोशनी धुंधली सी लग रही थी। इमाम साहिब अपने साथ कुछ छोटे सामान लाए थे, कुरान और थोड़ी सी तिलावत की किताबें। उन्होंने अमीना के कमरे में बैठकर आयतुल कुर्सी, सूरह अल फलक और सूरह अनस की तिलावत करी। उनकी आवाज में वो सुकून था जो दिल को छू जाता। हर लफ्ज के साथ ऐसा लगता जैसे अंधेरा थोड़ा कम हो रहा हो। सबके सब घर वालों ने भी दुआ में शामिल होकर अल्लाह से मदद की दरख्वास्त की।
इसके बाद इमाम साहिब ने कहा, जब इंसान दिल से अल्लाह का जिक्र करता है तो उसके दर्द और मुश्किलात खुद ब खुद कम हो जाती है। ये सिर्फ एक रुकिया नहीं बल्कि ईमान की ताकत का इजहार है। साथियों, उनकी तिलावत के साथ साथ अमीना के चेहरे पर हल्की सी रोशनी दिखने लगी। वो पहले से थोड़ी बेटर महसूस कर रही थी, मगर फिर भी उनकी आंखों में एक उदासी नजर आ रही थी जो कि शायद हम में से किसी को समझ नहीं आ रही थी। घर के सारे लोग, चाहे बड़े हो या छोटे, इमाम साहिब की तिलावत से मुतस्सिर हुए। हर शब्द में उन्होंने एक पैगाम दिया कि हर इंसान को अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और जिंदगी की हर मुश्किल घड़ी में दुआ और कुरान की तिलावत से ही असर हासिल हो सकता है। रुकिया के अमल के बाद अमीना की तबीयत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। उनके कमरे में अब पहले जैसी आवाजें आना बंद हो गई और तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट की किरण वापस आने लगी। घर में एक नई उम्मीद की किरण चमक उठी। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। अमीना की हालत में सुधार आने के बावजूद उनको अपने अंदर के दर्द से मुकाबला करना था। खैर, वो फिर से अपने आप को संभालने लगी। हर रोज कुरान की तिलावत और थोड़ी देर की इबादत के बाद तबीयत में फर्क आने लगा। घर वालों ने जब ये देखा तो दिल से शुक्र अदा किया। चौल के सभी लोग अमीना के इस तजुर्बे से बहुत मुतस्सिर हुए और तो और उनमें से कुछ ने अपने अपने घरों के अंधेरे दूर करने के लिए कुरान की तिलावत शुरू की। लोगों के दिल में ये बात बैठ गई कि जिंदगी में हर मुश्किल का हल है। बस अगर इंसान दिल से अल्लाह का जिक्र करे तो वो मुश्किल आसान हो जाती है। अमीना की बेहतरी के साथ ही उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। अब वो फिर से पुरानी यादों में लौट गई। उनके खुले बाल और हल्के परफ्यूम ने दोबारा से उनकी शान को वापस ला दिया। मगर इस दफा उनकी मुस्कुराहट में एक नरमी और गहराई थी। उनका तजुर्बा जो एक वक्त में दर्द और अंधेरे का सबब बना था, अब वो उनके लिए एक सबक बन चुका था। घर के बड़े जो पहले शायद इन हालातों को समझने से काशिर थे, अब उन्होंने अपने बच्चों को भी यही समझाना शुरू किया कि अल्लाह का जिक्र और ईमान असली शिफा है। चौल की गुफ्तगू में अक्सर ये बातें सुनने को मिलती हैं कि जब दिल से दुआ की जाए तो वो पूरी जरूर होती है। यूं समझिए, अमीना के तजुर्बे की ये कहानी चौल के सभी लोगों की जुबानों पर है। जब भी किसी के भी घर में कोई अंधेरा या मुश्किल आती है तो वो हमेशा उस वक्त को याद करते हैं जब अमीना बीमार पड़ी थी। मेरे फूफो की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि जिंदगी में कभी भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, इंसान का ईमान उसके साथ होता है। मुझे उम्मीद है कि अमीना का यह तजुर्बा आप सबको ये सबक देगा कि मुश्किलात में भी अगर दिल से दुआ की जाए तो वो दुआ कभी खाली नहीं जाती। जाते जाते एक पैगाम देना चाहता हूं। हमारा मानना है कि जिंदगी के हर मोड़ पर याद दिलाना है कि ईमान ही असली शिफा है। धन्यवाद। दोस्तों, ये थी आयान शेख की कहानी। इनका कहानी भेजने का अंदाज, लिखने का अंदाज वाकई लाजवाब था। बाकी आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। थैंक्स सर, मेरी कहानी को अपनी आवाज देने के लिए। इसीलिए आज मैं अपनी दूसरी कहानी शेयर करने जा रही हूं। दोस्तों, मेरा नाम अनुष्का त्रिपाठी है। मैं उत्तर प्रदेश बहराइच जिले की रहने वाली हूं। ये कहानी तब की है जब मैं 6th क्लास में थी। मैं अपने स्कूल का नाम नहीं बताना चाहूंगी, लेकिन यह घटना मेरे साथ हुई है। आप लोग मानो या ना मानो, पर एक नहीं कई बार मैंने ऐसी चीजों को महसूस किया है। और तो और ये सारी घटनाएं ठीक मेरे सामने घटित हुई थी। खैर, मैं 6th क्लास में थी तो ठीक मुझसे सीनियर 7th क्लास में एक लड़की थी। उसका नाम मैं आपको नहीं बताना चाहती। बस ये था कि हम एक पूरा ग्रुप थे। हमारा सीनियर जूनियर से एक दूसरे से अच्छा रिश्ता था। क्लास की बात तो सीनियर जूनियर अलग है, लेकिन ग्रुप में हम किसी को सीनियर जूनियर नहीं मानते थे। एक बार की बात थी, हमारे साथ एक दीदी थी जो कि हमारे स्कूल की छत पर गई। वैसे स्कूल की छत पर जाना मना होता था, लेकिन एक बार गेट खुला था तो पूरा ग्रुप साथ में गया था। दीदी उस वक्त बाल धोकर आई थी। उनके बाल उस वक्त खुले थे। हम लोग छत पर आराम से घूम रहे थे। दीदी के बाल बहुत लंबे थे। उन्होंने अपने बाल खोलकर हल्का सा क्लेचर लगा लिया। यही कोई 3-4 मिनट घूमने के बाद हम लोग वापस नीचे आ गए, क्योंकि हमें डर था कि मैम देखेगी तो डांटेगी। लेकिन उन दीदी ने कहा कि तुम लोग चलो, मैं आती हूं। हम लोग चुपचाप नीचे चले आए। इसके तकरीबन 5 मिनट बाद दीदी सीधा ऊपर से नीचे आई और आकर सीधा क्लास में बैठ गई। लंच खत्म हुआ। उसके बाद दीदी अपनी सीट पर शांति से बैठी रही। देखते ही देखते कुछ ही देर बाद वो अपने बाल नोचने लगी। न जाने क्या हुआ, वो अचानक से चिल्ला उठी और तो और वो सबको काटने लगी। सबके सब इतना डर गए कि कोई उनके पास ही नहीं जा रहा था।
वो अपने बाल नोच नोच कर बैग में रखने लगी। देखते ही देखते उनके बैग में बहुत सारे बाल जमा हो गए। मैं तो वाकई बहुत डर गई थी। क्लास के बच्चे प्रिंसिपल को बुला लाए। मैम जब अंदर आई तो वो भी बहुत घबरा गई। तुरंत ही घर वालों को फोन किया गया। वो दीदी जहां पर रहती थी वो मेरी एक फ्रेंड का घर था, जहां पर वो रेंट पर रहती थी। उस वक्त मेरी फ्रेंड के भाई आए और वो दीदी को बाइक पे बैठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बैठ ही नहीं रही थी। पर जैसे तैसे जबरदस्ती उन्होंने दीदी को बाइक में बैठाया और तो और स्टॉल से उनके हाथ बांध दिए। मैं भी तुरंत अपने फ्रेंड के साथ उनके पीछे पीछे घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद पता चला कि उनको बहुत ठंड लग रही है, जबकि उस वक्त गर्मियों का मौसम था। लेकिन उनको इतनी ठंड लग रही थी कि जितनी चाहे रजाइयां उड़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद उनका झाड़ा लगाया गया, तब जाकर वो धीरे धीरे ठीक हुई। दोस्तों, इन सब के बाद जिस दिन से ये सब हुआ था उसके दूसरे तीसरे दिन मेरा भी बहुत मन किया मैं भी जाऊं, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था। मैं ठीक स्कूल की छत पर गई। मेरे साथ 2-3 फ्रेंड और भी थे। मैंने ठीक जैसे दीदी ने किया सेम वही हरकत की। सबको नीचे भेजने के 1-2 मिनट के बाद मैं वहां रुकी और फिर नीचे चली गई। सच कहती हूं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मैं अपने घर पर आई तो मैंने सबको बताया। उसी रात की बात बता रही हूं। उस रात मैं अपने रूम में थी। मेरे रूम में बाथरूम की लाइट आती है, एक छोटा सा होल है, उसके जरिए। उस दिन अचानक रात को मेरी आंखें खुल गई। मैंने देखा कि उस लाइट से घर की दीवार पर एक परछाई बन रही थी। एक काला काला पता नहीं क्या था, पर वो जो भी था एक लड़की के आकार में था। उसके खुले खुले बाल मुझे साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के उड़ते हुए बाल लहरा रहे हो। सच कहती हूं, मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। मैं आज भी जब सोचती हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने तुरंत ही हनुमान चालीसा पढ़ी और भगवान का नाम लिया। सोने की कोशिश की, आंखें लगी और उसके कुछ ही देर बाद किसी ने मेरा मुंह बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने अपने हाथों से मेरा मुंह बंद करने की कोशिश की है। उस वक्त मैं लेटी हुई थी। पिताजी बगल में ही थे। मैं चिल्ला रही थी, पिताजी को बुला रही थी, हालांकि मेरी आवाज नहीं निकल पा रही थी। किसी ने मेरा मुंह बंद कर दिया। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं बहुत चिल्लाई, लेकिन हकीकत में तो ऐसा हो ही नहीं रहा था। उसी वक्त मुझे याद आया, पिताजी कहते थे कि जब भी कभी ऐसा हो तो हनुमान जी का नाम लेना चाहिए। मैं जय हनुमान बोलने लगी, वो भी बहुत जोर जोर से। इसके कुछ देर बाद मुझे अच्छा महसूस हुआ। वो जो कुछ भी था उसने मेरा मुंह छोड़ दिया। अब मैं बोल सकती थी। इस घटना के बाद मैंने फिर से सोने का प्रयास किया। यकीन कीजिएगा, यह घटना मेरे साथ उस दिन 2 बार हुई। मैं लगातार हनुमान जी का नाम पढ़ती रही और उनका नाम का ताबीज भी पहना। उसके बाद से मुझे आराम मिला। वैसे तो यही थी मेरी छोटी सी कहानी जो कि मेरे साथ घटी। साथ के साथ मेरा सर से एक सवाल भी है। सवाल यह है कि क्या आपने कभी कुछ ऐसा महसूस किया है जो आपको कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हुई हो? और बाकी सबसे यही विनती है कि आप कभी भी सब चीजों को खेल मत समझना और ना ही कभी इन शक्तियों के साथ मजाक करने की कोशिश करना। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी अभाया त्रिपाठी की कहानी। इन्होंने बताया कि किस तरह दीदी खुले बाल करके छत पर अकेले घूम रही थी। बाल खुले से याद आया कि मैंने इससे पहले भी कई कहानियों में खुले बाल का जिक्र किया होगा। अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि नहाने के बाद बाल खोलकर नहीं घूमना चाहिए। नहीं मालूम, कोई भी हवाएं एक्टिव हो जाती है, न जाने इसका क्या राज है। साथ ही इन्होंने मुझसे एक सवाल भी किया था। उसका जवाब यह है कि फिलहाल तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऊपर वाले की दुआ से सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बाकी ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम गुलाम है। मैं झारखंड माधोपुर का रहने वाला हूं और आज मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। आज से लगभग 15 साल पहले की बात है। मैं और मेरे 2 दोस्त अपने घर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर एक हट है जिसे कृष्ण सहाय हट के नाम से जाना जाता है, जो कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ठीक हम तीनों वहां घूमने के लिए गए थे। हमने ट्रेन की हुई थी। हम लोग लगभग 4 PM को निकले। सबसे बुरी बात तो ये थी कि हम लोग अपने घर पर बोलकर नहीं आए थे। और तो और गिरिडीह टू माधोपुर केवल एक ही ट्रेन अप डाउन करती है। हम लोग घूम फिरने के बाद आराम से बैठे हुए थे, लेकिन किसी कारण ट्रेन लेट हो गई। हम तीनों को परेशानी होने लगी। हम आपस में बैठकर बातें करने लगे कि हम लोग किसी को घर में बताकर नहीं आए हैं, घर में सब लोग परेशान हो जाएंगे। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे तो ट्रेन से ही जाएंगे। हमारे घर से ट्रेन स्टेशन तक कोई रोड नहीं है, इसीलिए हमें 5 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक से ही जाना था। बस फिर क्या था, हम तीनों के तीन निकल पड़े। लगभग रात के 10 बजे होंगे। चलते चलते 2 किलोमीटर चलने के बाद एक रिवर ब्रिज मिलता है।
वहां पहुंचते हम लोग क्या देखते हैं कि वहां पर एक आदमी रेलवे ट्रैक के बीचों बीच खड़ा है। उसकी कुछ ही दूरी पर हम लोग, मतलब ये समझिए कि आमने सामने वाली बात। अब हम लोगों ने उसे देखना शुरू किया। कभी वो ट्रैक पर सो जाता तो कभी खड़ा हो जाता। दोस्तों सबसे बड़ी बात, उसका एक हाथ भी कटा हुआ था। ये देखकर हम लोग काफी ज्यादा डर गए। बस एक ही सोच में थे कि अब इस ब्रिज को पार कैसे करें। सच कहूं तो हम लोग अल्लाह को याद करने लगे। इत्तेफाक से मेरे वालिद साहब एक बहुत बड़े मौलाना हैं और ठीक उन्हीं की बदौलत मैं काफी कुछ जानता था। मैंने तुरंत ही अपने मंत्रों को पढ़ना शुरू किया और ठीक दोनों दोस्तों को दम डाला। यकीन कीजिएगा, मेरे मंत्र पढ़ने के बाद वो अचानक गायब हो गया। बस उसी बीच हमने अफरा तफरी में उस ब्रिज को पार किया। दोस्तों जहां हम खड़े थे उस तरफ जंगल ही जंगल और काफी बैकवर्ड गांव है। सच कहे तो इसके बाद हमें जाने का मन नहीं किया। हमने थोड़ी दूर जाकर वहां से सीधा अपने घर चले गए। इसी के साथ एक छोटा सा किस्सा और सुनाना चाहता हूं। आपको बता दूं कि मैं जोमैटो डिलीवरी बॉय हूं। एक रात डिलीवरी करके मैं लगभग 12 बजे के आसपास घर वापस आ रहा था। यकीन करना, मैंने रास्ते में एक सुनसान जगह पर एक लाल साड़ी में एक औरत को देखा। वो धीरे धीरे आगे की तरफ चल रही थी। मैंने बाइक रोककर उसे ठीक से देखा। दिखने में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उस रास्ते में ना तो कोई घर था और ना ही कोई बंदा। नहीं मालूम आखिर वो कौन थी। और तो और ये मेरे साथ सिर्फ एक ही बारी होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी गुलाम अज़दानी की कहानी। इनकी कहानी में आपको कितनी सच्चाई लगती है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। मैं बिहार का रहने वाला हूं और यह बात 2017 की है, जब मैं 14 साल का था। एक दिन की बात है, मैं शाम को बिना खाना खाए ही सो गया था। रात के 11 बजे अम्मी मेरे को उठाने के लिए आई। उस वक्त मैं अपने नाना के घर में सो रहा था। मेरे नाना और माँ का घर आसपास में ही है। तो ठीक जब वो मुझे उठाने आए तो मैं उनके साथ गया। लेकिन जाने के टाइम हम लोगों के पास में एक मदरसा पड़ता है। रास्ते में मैंने देखा कि 3 लोग आपस में बातें कर रहे हैं। उन तीनों में एक अजीब बात थी, मुझे उनके पैर नहीं दिख पा रहे थे। एक बार को तो लगा कि इंसान ही होंगे, लेकिन थोड़ी ही देर में वो तीनों अचानक से कहीं गायब हो गए। ठीक इसके अगली रात जब मैं बाजार से वापस आ रहा था, उस वक्त भी रात बहुत हो चुकी थी और आपको तो मालूम ही है, गांव में सब जल्दी सो जाते हैं। उस दिन भी रात के तकरीबन 11 बज रहे होंगे। मैं बस घर पहुंचने ही वाला था कि मुझे दोबारा 3 इंसान दिखे। शायद उन तीनों को मैं पहचानता था। उनमें से एक मेरे दोस्त का मामा था, लेकिन एक बात थी, वो लोग नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे थे। जब तक मैं कुछ सोच पाता कि तभी मेरे दोस्त के मामा ने मेरा मुंह बंद कर दिया। वो ठीक मुझे पकड़कर एक ताड़ के पेड़ के पास ले गए। वहां ले जाकर उन्होंने मुझे चुपचाप छोड़ दिया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं तुरंत भागते भागते रोड की तरफ आया। मैंने देखा कि उनमें से एक मेरे दोस्त की नानी थी। मैंने उन्हें जब ये बात बताई तो वो हंसने लगी। न जाने क्यों, पर वो लोग मुझे बहुत अजीब लग रहे थे। मैं तुरंत भागते भागते माँ के पास गया और माँ को ये सारी बातें बताई। मेरी माँ मेरे साथ चलकर उनके घर गई, लेकिन जब हम लोग उनके घर पर पहुंचे तो देखा कि वो सब तो आराम से सो रहे थे। नहीं समझ में आया कि वो लोग कौन थे जिन लोगों ने मुझे परेशान किया। जाने से पहले आपको बता दूं कि मेरे पास बहुत सारी स्टोरी है और ये सर के चैनल के लिए मेरी पहली स्टोरी है। मैं चाहूंगा कि सर मेरी स्टोरी को अपनी आवाज में सबको सुनाए। लव यू सर। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी प्रामीर की कहानी। इनकी कहानी में आपको कितना मजा आया नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और ठीक जैसा कि इन्हें मैं बताया कि इनकी ये पहली कहानी है, इनकी बाकी की कहानियां भी आपको जरूर सुनने को मिले। तब तक मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाकर अपनी आवाज को भी विराम देना चाहूंगा। आइए सुनते हैं। मेरा नाम पल्लवी है